हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 14 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। बाजार दर्पण में अगर बात करें तो देखिएगा सेंसेक्स और निफ्टी पर, तो सेंसेक्स जो है बढ़कर 78,079 पॉइंट पर पहुँच चुका है। जबकि अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है घटकर 24,395 पॉइंट पर पहुंच चुका है। यानी जो है सेंसेक्स बढ़ा है और जबकि जो है निफ्टी घटा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। तो देखिएगा गोल्ड यानी सोना जो है घटकर 1,53,600 रुपये पर पहुँच चुका है। जबकि अगर हम बात करें सिल्वर यानी चांदी की, तो चांदी जो है घटकर 2,36,790 रुपये पर पहुँच चुका है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो देखिएगा अमेरिकी डॉलर जो है बढ़कर 95 रुपये 40 पैसे पर पहुँच चुका है। जबकि अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल घटकर जो है 81 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अन्य बड़ी खबरें हैं उन पर। तो देखिएगा ये खबर है हमारी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और राष्ट्रीय एकता नीति। इसकी क्या है देखते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या है। 1947 के विभाजन के दौरान देशवासियों द्वारा सहे गए दर्द, मानवीय पीड़ा तथा बलिदान को स्मरण करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है जो वर्ष 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, इसका उद्देश्य रहता है जो उस समय 1947 में जो विभाजन हुआ था, उस दौरान जो देशवासियों द्वारा सहे गए दर्द को और मानवीय पीड़ा और उसके बलिदान को स्मरण करना रहता है। इस अवसर पर अगर हम बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने युवाओं को इतिहास के प्रति जागरूक करने हेतु ऐतिहासिक अभिलेखों और दुर्लभ अभिलेखागारों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह पहल सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और भ्रातृत्व भाव को मजबूत करने पर बल देती है। यानी इस प्रकार जो है हमें ये मतलब कह सकते हैं कि जो संस्कृति मंत्रालय की द्वारा जो एक पहल है, तो युवाओं को इतिहास के प्रति जागरूक करती है और बताती है कि जो है हमें किस प्रकार से जो है सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता और भ्रातृत्व को जो है भाव को मजबूत करना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो अन्य पहलू रहे हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा अगर बात करें यहाँ पर, तो इसकी स्मृति दिवस के बारे में बात करते हैं। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे क्रूर प्रकरण के दौरान अमानवीय पीड़ाओं का सामना किया, जीवन खो दिया और बेघर हो गए। यानी देखिएगा ये उस समय की तस्वीर है जब जो है विभाजन हुआ था और जो उस समय जो है बहुत सारे लोग जो मान के चलिए उस समय की स्थिति को देखते हुए कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में और कुछ लोग जो है भारत से जो है पाकिस्तान में चले गए थे। और उस दौरान जो है बहुत ही भयंकर जो है नरसंहार भी देखा गया था। तो ये उस समय की तस्वीर है। तो अपने इतिहास को स्मृति में बसाकर उससे सीख लेकर ही एक राष्ट्रीय अपने मजबूत भविष्य का निर्माण कर सकता है और एक शक्ति के रूप में जो है उभर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इस दिवस को मनाने की जो परंपरा है, राष्ट्रीय निर्माण की ओर उठाया गया मजबूत कदम है। तो ये इस तरह के चित्र हैं जो हमने जो है ये देखे, है ना। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं भयंकर स्थिति रही है उस समय। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर क्या हुआ, राष्ट्रीय वीरता और रक्षा पदक घोषणाएं जो की गई उस पर हम देखते हैं क्या है। देखिएगा 79वें स्वतंत्रता दिवस की, देखिए अगर बात करें जो 79वां स्वतंत्रता दिवस की जो सालगिरह है वो 79वें स्वतंत्रता दिवस है। और 14 अगस्त को जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है कुछ गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सुरक्षा, यानी ये जो 79 नहीं है 80 है, तो हम 80 कहेंगे इसको। तो 80 स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या है उस पर जो है 14 अगस्त पर रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों, केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस कर्मियों के लिए जो है राष्ट्रीय वीरता पदक एवं विशिष्ट सेवा पदकों की घोषणा की गई। इस वर्ष तटीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उग्रवाद विरोधी अभियानों के अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया है ना। तो यह कदम जो है सशस्त्र बलों के मनोबल को बढ़ाने, आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय निर्माण की सुरक्षा की प्रति जो है प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो कहने मतलब यह है कि जो ये हाँ जो है 80 होना चाहिए पहली बात तो। और आज के दिन क्या होता है, आज के दिन ये होता है कि जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या होती है उस हम जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रीय वीरता के जो पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की जाती है।
है ना। तो देखेंगे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं। देखिएगा इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है जो हमारी शांतिकालीन और एक होती है हमारी जो युद्ध की स्थिति। तो शत्रु का सामना करने के दौरान यानी युद्ध की स्थिति के समय कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक होता है हमारा परमवीर चक्र, ये जो है और एक दूसरा होता है हमारा कौन सा, सॉरी पहले इसकी बात करते हैं। तो ये युद्धकालीन होते हैं। तो इसमें होता है परमवीर चक्र नंबर 1 पर, दूसरे पर होता है हमारा महावीर चक्र और तीसरे पर होता है हमारा वीर चक्र। तो ये 3 चक्र दिए, मतलब 3 जो है सम्मान के दिए जाते हैं। इसमें बात करें तो यह अत्यंत ही अदम्य साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। यानी ये जो है ऐसी स्थिति में यानी कह सकते हैं इसको सर्वोच्च सम्मान है जो कि इस युद्ध के दौरान दिया जाता है ना। एक ही हुआ। दूसरे नंबर का कौन सा आता है? महावीर चक्र। विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है ये। अगर हम बात करें फिर आता है वीर चक्र। तो युद्ध के मैदान में बहादुरी के कार्यों के लिए वीरता में तीसरा जो है ये पुरस्कार है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है तीनों जो पुरस्कार हैं ये वाले जो हमने देखे तो ये युद्ध के दौरान दिए जाते हैं। जबकि हम बात करें ये एक अन्य श्रेणी के होते हैं जिसे हम कहते हैं शांतिकालीन। शांतिकालीन में क्या होता है? पहला होता है अशोक चक्र। ये युद्ध के मैदान से दूर वीरता के लिए दिया जाता है। उसका जो है सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार माना जाता है ये। दूसरे नंबर का आता है हमारा कीर्ति चक्र, ये दूसरे नंबर का होता है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा शौर्य चक्र। तो ये होता है। अगर हम इनकी बात करें देखिएगा जो वरीयता क्रम की, तो अगर हम उसको देखें तो कैसे कैसे होता है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, यानी जो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इन दोनों को लेते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो पहले ये, उसके बाद ये सेकंड नंबर पर, है ना। फिर उसके बाद महावीर चक्र, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से जो है दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिनको मतलब इनकी वरीयता है इस प्रकार से दिखाई गई है ना। तो ये इस प्रकार से होते हैं। ये इसके देखिए चित्र होते हैं किस प्रकार से जो है कौन सा परमवीर चक्र का जो है वो इस तरह से चित्र होता है ना। और अगर आपने देखा होगा ये जो पर्पल टाइप की जो मतलब क्या होते हैं स्ट्रिप होती है, इसके बीच में जो है ऑरेंज टाइप का एक स्ट्रिप लगाई जाती है ना। इसमें देखेंगे जो दोनों तरफ जो है डार्क ग्रीन कलर की जो है स्ट्रिप होती है और बीच में है रेड होती है। और इस तरह से जो है ये देखिएगा, है ना, ब्लू स्काई जो है स्काई ब्लू जो कलर होता है इसके बीच में और एक 2 स्ट्रिप होती हैं रेड कलर की और वाइट कलर की। इस तरह से जो है ये अशोक चक्र का होता है और इस तरह से कीर्ति चक्र का होता है और ये शौर्य चक्र का होता है। तो इस तरह से जो है इसके ये निशान ये देखेंगे सिंबल किस तरीके से होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये इस तरह से जो है 2 तरीके के जो पुरस्कार होते हैं वीरता के, एक होता है युद्धकालीन और दूसरा होता है हमारा शांतिकालीन। दोनों ही शौर्य चक्र माने जाते हैं, है ना। तो ये है। अच्छा आगे बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे देखिए गगनयान मिशन की। तो अंतिम क्रू जो मॉडल और सुरक्षा परीक्षण किया गया है उसको देखेंगे क्या है। तो देखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान हेतु क्रू मॉडल, एस्केप सिस्टम और पैराशूट जो है डिप्लॉयमेंट का सफल अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। इसरो द्वारा जो है विकसित यह उन्नत एस्केप तकनीक भारत को विश्व के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा करती है जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्वतंत्र क्षमता है। यह सफलता भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आत्मनिर्भरता तथा भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष जो है स्टेशन के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं तो जो हमारा अनमेंड क्रू जो मॉडल था वो अभी हमने देखा था। अब यहाँ पर जो है ये क्रू मॉडल की बात है तो इसका भी जो है परीक्षण कर लिया गया है और अभी जो है अंतिम परीक्षण जो है कैसे होगा और किस प्रकार से जाएगा ये देखने वाली बात है अभी, है ना। इसमें अगर हम बात करें देखिएगा इसरो की, इसरो को थोड़ा समझते हैं। इसरो में अगर देखें तो इसरो का जो भारतीय प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास करना और राष्ट्रीय सेवा की यानी राष्ट्रीय सेवा में इसको समर्पित करना होता है ना। तो ये इसमें अगर बात करें इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है देखिए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं और इनके द्वारा ही जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक को जो है कौन किसे माना जाता है, यानी विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारे योगदान करता रहे हैं जिनमें हम देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और क्योंकि जो है इन्होंने जो है जो हम बात करते हैं मिसाइलें वगैरह बनाई तो उसी के आधार पर जो है रॉकेट साइंस वगैरह जो है ये स्थापित किए थे, है ना। इसके अगर हम बात करें इसका मुख्यालय की तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय इसरो का। तो ये है ना। तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी।
तो कुछ और देखेंगे, कुछ मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं। देखिए, आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय उपग्रह था। अगर हम बात करें चंद्रयान, तो 2008 में जो है इसको छोड़ा गया था, मंगलयान 2013 में। इसके बाद में जो है चंद्रयान 3 जो है हाल ही में जो छोड़ा गया वो 2023 में है, और आदित्य एल जो सूर्य के लिए छोड़ा गया था, ये भी जो है 2023 में ही लॉन्च किया गया था। तो ये मुख्य जो है इसकी उपलब्धियाँ हैं। और आप देख रहे हैं ये हैं विक्रम साराभाई जी, ये फ़ोटो उन्हीं की है, ये वाली। और ये आप देख रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है ये। तो इस तरह से जो है मतलब अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इसरो कार्य करता है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की, क्या है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और स्मार्ट PDS ढांचा क्या है, इसके बारे में क्या खबर है देखते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी 2013 का जो है अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट PDS की नई प्रगति को रिपोर्ट जारी की है ना। इस पहल के तहत क्या है, देखिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है, और साथ ही साथ जो है अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें AI जो संचालित अनाज है उसका आवंटन का रियल टाइम खाद्यान्न ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान के चलिए जो हमारी इस PDS प्रणाली है उसको जो है ख़ासतौर से बायोमेट्रिक प्रणाली और AI संचालित किया जा रहा है, ताकि जो है अनाज का आवंटन और की बात करें तो रियल टाइम खाद्यान्न जो है उसकी ट्रैकिंग की जा सके। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ इसका जो है फर्जी राशन कार्डों को हटाना, खाद्यान्न रिसाव को रोकना और अंतिम व्यक्ति तक जो है पोषक आहार को जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह क्या है, ये नीतिगत ढांचा जो है देश में समावेशी विकास, भुखमरी उन्मूलन और जो है प्रशासनिक पारदर्शिता की को नई गति प्रदान करता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी PDS प्रणाली है उसको अगर मान के चलिए हम एक स्मार्ट तरीके से जो है उसका जो है ढांचा तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं लाभकारी होगा, जिससे जो है अंतिम जो व्यक्ति है तो उसको भी जो है इस तरह की जो मतलब कह सकते हैं जो खाद्य प्रणाली, खाद्य सुरक्षा है वो भी प्रदान की जा सके, है ना। तो ये है। इसमें अगर हम बात करें, देखिएगा NFSA 2013 की बात करें तो इसमें क्या क्या है, देखिए इसका आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनको लोगों के लिए जो है जो खाद्य सुरक्षा है उसको प्रदान करना होता है। इसमें अगर हम बात करें, चावल जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूँ जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम होता है, और मोटा अनाज जो है 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें और जो चीज़ें होती हैं उसको देखें तो देखिएगा, प्राथमिकता बाल्य जो परिवार हैं और अंत्योदय परिवार जो अन्य योजना है उसके तहत जो है आने वाले परिवार हैं उनको जो है लाभ दिया जाता है। और साथ ही साथ बात करें तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको जो है 6,000 रुपये तक की जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ना। ये है। इसके साथ ही साथ 14 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराया जाता है इसी योजना के मतलब जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत। विशेषकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र हैं और स्कूलों में ऐसे मतलब जो है मतलब कह सकते हैं सेवाएं प्रदान की जाती हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें और क्या क्या है। पूरे देश में अगर बात करें स्थिति क्या है उसको एक बार नज़र डालते हैं। पूरे देश में हर समय लोगों को खाने की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है NFSA बनाया गया था। इसकी अगर बात करें इसके तहत जो सरकार लगभग जो है 67% जनता अनाज को जो है उपलब्ध कराती है। इसमें 75% जनता ग्रामीण है और लगभग 50% जनता जो है वो शहरी है। नीति आयोग ने कवरेज को घटाकर जो है 50% करने का जो है सुझाव दिया है, यानी 60% ग्रामीण जनता को और 40% जो है शहरी जनता को जो है राशन दिए जाने का प्रस्ताव दिया है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदे क्या हैं हुए, देखिएगा खाद्य सुरक्षा हुई, खेती में बढ़ोतरी हुई, भूख और कुपोषण में कमी हुई और आर्थिक विकास भी साथ साथ हुआ। तो ये चीज़ें हमें जो है इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की जो है ये स्थिति नज़र आती है वर्तमान में, है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, देखिए अंतिम खबर की जो है वैश्विक व्यापार झटके और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की प्रगति क्या रही उसको एक बार देखेंगे। तो विश्व बैंक द्वारा जारी अद्यतन समीक्षा के अनुसार भारत ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति यानी NLP और PM गतिशील मास्टर प्लान के प्रभावी कार्यान्वयन से वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन में अपनी रैंकिंग में जो है उल्लेखनीय सुधार किया है। अगर हम बात करें, देखिए बंदरगाहों के डिजिटलीकरण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जो एक्सप्रेस जो वे होते हैं उनके नेटवर्क के विस्तार से जो है माल ढुलाई समय और लागत जो है दोनों क्या हुई है, काफ़ी कमी आई है। अगर हम बात करें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के बारे में, तो उसके व्यवधानों के बावजूद जो है भारत की लॉजिस्टिक दक्षता के निर्यात को प्रतिस्पर्धा बनाया है और यह प्रगति जो है भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब को बनने के सपने तथा $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है उसको साकार करने में केंद्र की भूमिका निभा रही है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक, अगर हमारी बात करते हैं लॉजिस्टिक क्षेत्र में अगर वैश्विक स्तर पर हमारा जो है प्रदर्शन अच्छा है तो हमारे लिए जो है बहुत ही बेहतर है। क्योंकि देख रहे हैं आप अभी इस समय वर्तमान में जो है वैश्विक जो व्यापार है वो किस प्रकार से जो है गुजर रहा है।
उसका जो मुख्य कारण रहा है जो हमारा त्रिपक्षीय मतलब अमेरिका, ईरान और जो बात करते हैं इसराइल की, अभी जो है देख रहे हैं, और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध, ये ऐसी स्थितियां हैं जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है मतलब एक प्रकार से जो है बहुत ही गहरा नुकसान पहुंचा रही हैं, है ना। इसमें देखेंगे आप, देखिए जो हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि देखिएगा लॉजिस्टिक जो प्रणाली है उसमें अगर आप देखते हैं जैसे कोई भी वाहन हमारे ख़ास तौर से जो हमारे रेल है, रेलवे है, सड़क है ना, सड़क परिवहन है, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें जो है काम करती हैं, चाहे हमारी पत्तन हो या हमारी हवाई रेलवे यात्रा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत सारी काम आती है ना। तो ये सब लॉजिस्टिक जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें कम लागत पर जो है मजबूत बनाने की प्रगति को, तो जो है कि देखिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत जो है इसका क्या उद्देश्य है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करना है। और भारत में अगर बात करें, भारत की जो लॉजिस्टिक लागत है जीडीपी का लगभग 13 से 14% है ना, जो कि विकसित देशों में अगर बात करें जो वो जो है 8% के हिसाब से आता है। तो अगर लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य की देखिए लॉजिस्टिक लागत में कमी और निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है, यानी पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का। तो इस तरह से हम व्यापार को, अगर ये चीज़ हमारे पास में मतलब अच्छी अगर दक्षता दिखा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे व्यापार को जो है आसान बनाया जाएगा और विकसित भारत की ओर जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य है, तो उसमें जो है हमारा क्या होगा, ये एक बहुत ही सहायक कार्य करेगा। तो आज के लिए बस यहीं रोकूंगा, और जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको भी दबा दें, ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।